नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह। सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। भारतीय समुदाय के बहुत सारे नौजवान और अन्य दुनिया भर में फैले हुए हैं, प्रोफेशनल्स हैं और दूसरे काम भी करते हैं। तो एक बहुत बड़ी आबादी है भारतीयों की। मेरा ख्याल है चीनियों के बाद हम सबसे बड़ी आबादी है जो दुनिया में रहते हैं। लगभग सारी दुनिया में रहते हैं, बसे हुए हैं। हो सकता है कि यूरोप के किसी छोटे मोटे देश से तो ज़्यादा आबादी हो हमारी, जो विदेशों में रहती है। हमारे यहाँ जो कुछ होता है उससे हम जितना प्रभावित होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा, चूंकि वो देश से बाहर होते हैं, तो देश देश की संस्कृति, देश का जीवन उनको ज़्यादा खींचता है। जो भी अपने घर से दूर होता है उसको घर की याद ज़्यादा आती है। एक स्वाभाविक सी बात है, ये प्रत्येक के लिए है और हमारे लोगों के लिए भी बिल्कुल स्वाभाविक है कि ऐसा है। इस समय भारत में एक सिनेमा को लेके पिछले एक महीने से, थोड़ा उससे कम, एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। ये सिनेमा, एक निर्देशक है विवेक रंजन अग्निहोत्री, उन्होंने बनाया है। इसका नाम है कश्मीर फाइल्स। और ये कश्मीरी हिंदू, जो कश्मीरी पंडित जनरली उनको शॉर्ट टर्म में कहते हैं, 1990 में जब वो वहाँ से छोड़कर चले आए थे और जम्मू में आके शरणार्थी शिविरों में रहे और देश के अन्य भागों में बसे, उनकी कठिनाइयों, उन पर हुए अत्याचारों के बारे में है। और उस समय उनसे लोगों ने किस तरह से व्यवहार किया, प्रशासनिक लोगों ने या अन्य लोगों ने, उस सब के बारे में है। उसमें एक पक्ष है, जैसा कोई भी कला का कोई भी क्षेत्र होता है, तो जो उसको बनाता है या उसको निर्मित करता है, उसकी अपनी एक राय होती है। उस राय के आधार पर वो उस स्टोरी को जहां समझता है वहां ले जाता है। तो उससे उसकी राय तो अलग है, लेकिन इस मामले में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें सिर्फ उसकी राय शामिल नहीं रह गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री समेत सारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री समेत वहां के मंत्रिमंडल ने, एक संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने, जो कहता है कि दुनिया का वो सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है संख्या की दृष्टि से, असर की दृष्टि से भी, और एक दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, और उसकी ओर से भी, और हमारे देश में इस समय जो सरकार है उसकी वजह से जो एक राजनीतिक वातावरण है, उसमें कहा जाता है, जो राजनीतिक शब्दावली में, एक दक्षिणपंथ। तो जो दक्षिणपंथी सोच समझ है, उस सब ने इस फिल्म को एक साथ प्रमोट किया है। ऐसा इसके पहले कभी भारत के इतिहास में नहीं हुआ। भारत के इतिहास में बहुत सारी बड़ी फिल्में हैं, हमारी ऐतिहासिक फिल्में हैं, और जिनको बहुत जन समर्थन और लोगों का प्यार मिला है। बहुत सारी ऐसी हैं जिनको आलोचना भी मिली है। एक बहुत बड़ा इतिहास है सिनेमा का। भारतीय सिनेमा दुनिया में संख्या और दूसरे उससे दुनिया में दूसरे नंबर का है, और कई मामलों में पहले नंबर का भी है। तो इस फिल्म को, जो इसके निर्माता है, इसके पहले भी उनकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन उनकी सारे अब तक के काम ने, जो 2 दशकों में फैला हुआ है, जितनी उनको आर्थिक सफलता नहीं दिलाई होगी, उसकी कई गुना इस फिल्म के जरिए उनको आर्थिक सफलता मिली है। कला वगैरह के क्षेत्र में जब आप व्यावसायिक काम करते हैं, तो आपकी सफलता का मानदंड एक तो ये होता ही है कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचे। दूसरा होता है कि कितना धन अर्जित करती है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, भारतीय रुपयों में 200 करोड़ से ज्यादा का वो व्यापार कर चुकी है, और अनुमान है कि वो 250 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। तो उनके लिए एक निजी तौर पर, उनकी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन इससे हमारे देश में जो वातावरण है, जो पहले से ही बड़ा सरचार्ज है, हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों में बहुत लंबे समय से, 4-5 दशक से इंसर्जेंसी है। कश्मीर में पिछले 5 दशक तो हो ही गए, वैसे तो आज़ादी के बाद से ही समस्या है, लेकिन 5 दशकों में तो बहुत ज़्यादा है, और पिछले 3-4 दशकों में और ज़्यादा है। अभी वहाँ लगभग आप कह सकते हैं कि एक ऐसी सत्ता को स्थापित रखना पड़ा है, फौज और अर्धसैनिक बलों के जरिए, जिसको लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। चुनाव नहीं हो सके हैं, जो चुनाव हुए थे वो भंग कर दिए गए थे। वहाँ धारा 370 हटाई गई, गवर्नर का शासन है, केंद्रीय बलों के तहत उस राज्य को भी नियंत्रित रखा गया है। देश में पहले से ही आदिवासी इलाकों में अनवरत एक समस्या है,
उनके विस्थापन को लेके वहाँ नक्सली आंदोलन है, और एक समय तो ये कहा गया था कि सबसे बड़ी देश की समस्या यही है। और हम अगर अपने आंकड़ों को देखते हैं तो पाते हैं कि बहुत बड़ी संख्या इसके इसकी वजह से तमाम तरह की हिंसक गतिविधियों का शिकार होती रही है, हो रही है, और अभी संभावना है कि अभी तुरंत उसका कोई हल भी नहीं। हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसमें कुछ कमजोर लोग हैं जो जातियों के द्वारा चिन्हित है, उन पर अत्याचारों की एक अनवरत बड़ी श्रृंखला है। लेकिन इस कार्यक्रम का वो विषय नहीं है, इसलिए विषयांतर नहीं करूंगा। मैं फिर लौट के कश्मीर फाइल्स पर आता हूँ। कश्मीर फाइल्स को लेके ये हुआ है कि जिसने ये फिल्म बनाई है उसने इस फिल्म को बनाते समय एक पक्ष लिया है कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू कह लीजिए, उनके साथ जो अत्याचार हुए हैं उन अत्याचारों को उसका कहना है कि उसने सच्ची घटनाएं दिखाई। लेकिन उसकी आलोचना करने वालों का कहना है कि सच बहुत सा होता है, अगर हम सब दिखाने लगेंगे तो कोई भी उसको देख नहीं सकता। गुजरात में हुई घटनाओं या दलितों पर, आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों को अगर इस तरह से कोई जिद में आर्ट का आदमी कहे, उसको हक है, कह सकता है। लेकिन अगर वो इस पे जिद करे और इस पे सरकार वगैरह समर्थन करे, इन सब चीजों से लोगों में आप कह सकते हैं कि तनाव पैदा होगा। तो ये कोशिश की जाती है सरकार की ओर से, कम से कम ये कोशिश हमने होते हुए पहले पाई है, और सरकारों के कहने से हम जानते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि समाज में तनाव न हो। अगर किसी वजह से है तो उस पर बहुत सी किताबों पर रोक लगाई जाती है, इसी वजह से बहुत से सिनेमा पर लगाई जाती है, बहुत सी आर्ट के काम पे लगाई जाती है, नाटकों पे लगाई जाती है। ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार उसका उल्टा हो रहा। तो खैर, मेरा ख्याल है इतनी भूमिका आप लोगों को इस विषय के लिए काफी है। आप सब लोग चीजों से परिचित रहते हैं। विदेशों में रहने वाले, जैसे मैंने कहा कि वो भारत से, भारतीयों से ज्यादा परिचित रहते हैं, चूंकि उनको चिंता रहती है। और एक एक करके हम इस पे बात करेंगे। थोड़ा सा मुझे ये जरूर बताइएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम जब दर्शकों के बीच कल अपलोड होके जाएगा तो ये वो भारतीय दर्शकों को ये जानकारी भी साथ साथ मिलेगी कि आप किस देश में हैं, उस देश में इस फिल्म के बारे में क्या, कितना किसको पता है, और आपके आसपास उसको लेके क्या हो रहा है। तो ये अपने बारे में थोड़ा सा परिचय देते हुए बताइएगा। तो सबसे पहले हमसे सबसे सीनियर डॉक्टर है हमारे साथ, डॉक्टर आर्या, जो यूनाइटेड किंगडम में है। पहले मैं उन्हीं से शुरुआत करता हूँ। डॉक्टर साहब जरा बताइए, आप क्योंकि यूके में है, यूके में तो बहुत भारतीय रहते हैं, एक बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा है वहाँ, इस फिल्म के बारे में वहाँ क्या हो रहा है? जब मेरे को अशोक जी ने कहा कि इसमें आइए, तो मैंने उनको बता दिया था कि मैंने ये फिल्म अभी देखी नहीं है, और सुना बहुत है। और सुना जैसे आप जैसे अच्छे सज्जनों से, व्हाट्सएप के ग्रुप से, और थोड़ी बहुत इंट्रोडक्टरी फिल्म वगैरह जो आती हैं उससे। मैंने पूरी तरह इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं करी है, तो पर देखना जरूर चाहूंगा एक बार। यहाँ पे अभी किसी थिएटर में मेरे ख्याल से किसी थिएटर में नहीं लगी अभी तक। मैंने ये सुना था, कुछ लोग कह रहे थे कि इसको आप नेटफ्लिक्स वगैरह में मत देखिए, सिर्फ थिएटर में देखिए। वो ऐसा हो सकेगा यहाँ पे, मैं कह नहीं सकता। पर मेरे हिसाब से, मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे भी थिएटर में नहीं लगी है। पर कुछ लोगों ने नेटफ्लिक्स में देख चुके हैं, और अगर मैं थिएटर में नहीं जा सका तो हो सकता है कि मुझे भी नेटफ्लिक्स पे ही देखनी पड़ेगी। हाँ, ये सुनने में आया है कि ऐसी फिल्म पहले कभी बना नहीं पाई, और इसमें काफी हद तक जो चीजें दिखाई गई हैं वो सच्चाई के दौर, मतलब रियलिटी के बेस पे है। तो अब मैं उस दौर से नहीं गुजरा, मैं कश्मीरी नहीं हूँ। बस मेरे थोड़े फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन्होंने जैसा बताया, उन्होंने कहा कि ये जो फिल्म में दिखाया गया है वो काफी हद तक सच्चाई के आधार पर ही दिखाया गया है। तो इतना ही मेरे को अभी तक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस इसके बारे में नहीं है। इसके बारे में मैं बता नहीं सकता कि ये ठीक है या गलत है, कितने हद तक सही है क्या, अभी इतना कहना थोड़ा सा मुश्किल है। पर मैं, क्योंकि ये काफी आ रहा है न्यूज वगैरह में,
उसको मैं देखना जरूर चाहूंगा, और उसके बाद फिर क्या टिप्पणी करता हूँ वो फिर उसके बाद ही पता चल सकेगी। बट अभी जो कुछ मेरा इंफॉर्मेशन है वो सुने सुनाए इंफॉर्मेशन पे या थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, मेरी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैं कह नहीं सकता कि है अभी तक। मैं अब यूके से उतर के आयरलैंड जाता हूँ। श्रवण जी, आप बताइए, आपके इर्द गिर्द इस फिल्म से संबंधित क्या जानकारियां हैं? आयरलैंड में कितने भारतीय हैं, और वहाँ क्या किसी सिनेमा हॉल वगैरह में ये प्रदर्शित हो रही है, या वैसा ही है जैसा डॉक्टर आर्या ने बताया? ओके, धन्यवाद मुझे इस मीटिंग में बुलाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हाँ, ये फिल्म कश्मीर फाइल्स यहाँ लगी हुई है, यहाँ के एक थिएटर में, और सिर्फ एक शो चल रहा है, वो भी शाम का शो। सो जब आपने मुझे मैसेज किया तो मैंने सोचा कि मैंने तो मूवी देखी नहीं है, तो कैसे मैं कुछ बोल पाऊंगा। तो मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे जाके मूवी शायद देखनी चाहिए, तब जाके मैं आपके सवालों का उत्तर दे पाऊंगा। मगर फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये मूवी एक तरफा पक्ष दिखाती है, किसी भी पीड़ित का एक तरफा पक्ष दिखा रहा है, क्योंकि वहां पे और भी पीड़ित लोग हैं। मतलब सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं, मुसलमान भी थे, सिख भी थे जो पीड़ित थे, मगर ये एक ही पीड़ित को एक ही पक्ष दिखाता है, और वो भी बड़े ही विभत्स तरीके से। सो इन सब वजहों से मैंने सोचा कि चूंकि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, एक खास मानसिकता के तहत बनाया गया है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, नहीं जाऊंगा देखने। एंड जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है वो दोस्तों से या सोशल मीडिया पे, न्यूज में इधर उधर से पढ़कर मैंने जानकारी इकट्ठा की है। तो एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से, 4-5 दिनों से, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ आयरलैंड का मौसम काफी अच्छा है, ठंड कम हो रही है, धूप निकले हुए हैं, और अभी सेंट पैट्रिक्स डे था। तो सेंट पैट्रिक्स डे में यहाँ परेड निकलती है, तो लोग छुट्टियों में यहाँ अमूमन क्या करते हैं, कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, और मूवीज भी जाते हैं। तो मूवीज, वैसे मूवीज जाते हैं जो कि इंटरटेनमेंट वाली होती है। तो जैसे कि इस पिछले वीकेंड में मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन करके कहा, मैं मूवी बहुत देखता हूँ यहाँ। तो एक्चुअली मूवी भी एक एक तरह से टाइम पास, मतलब मनोरंजन का जरिया है। या तो आप कहीं बाहर घूमने जाएं या फिर मूवी देखने जाएं। तो मेरे एक दोस्त ने फोन किया मूवी देखने के लिए, लेकिन उस दोस्त ने फोन किया फॉर गंगूबाई मूवी, जो कि अजय देवगन और आलिया भट्ट वाली मूवी है। लेकिन संजोग से चूंकि वो मूवी उसी दिन उतर गई थी, मतलब वो चली गई थी, तो हम लोग देख नहीं पाए। फिर हमने दूसरी मूवी, एक बैटमैन सीरीज की आई हुई है, तो वो देखने का प्लान बनाया। तो दोस्त लोगों की जानकारी में है, काफी लोगों की जानकारी में कश्मीर फाइल्स है, वो उस पर बात करते हैं। बट ये जाके देखना, 2 घंटे अपना समय बिताना, और जस्ट वहां से सिर्फ मतलब आपका मन खुद पीड़ित हो जाएगा, मतलब आप खुद दुखी हो जाएंगे, दुख संवेदना लेके आना। सो लोग वैसा नहीं करते यहाँ पे लोग जनरली जाते हैं अपना समय, मतलब कुछ अच्छा करने, कुछ इंटरटेनमेंट करने, कुछ मनोरंजन के लिए जाते हैं, ना कि दुखी होने के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कश्मीरी पंडित के प्रति हमारी संवेदना नहीं है, हमारी संवेदना है। हम चाहते हैं कि उनको भी आ, न्याय मिले, उनको उनके पुनर्वास के लिए बहुत सारे काम किए भी गए हैं। लेकिन जो मूवी का उद्देश्य है वो कुछ अलग ही है। उसका मकसद उनको न्याय दिलाना नहीं है। वो आपको क्या करते हैं इस मूवी में, जैसा कि मैंने पढ़ा सुना है, वो आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ नफरत नहीं नहीं भरते हैं। वो आपको यहाँ के रहने वाले निवासी, जो कि हमारे देश के ही नागरिक हैं, जो खुद भी पीड़ित रह चुके हैं, उनके प्रति आपको नफरत करना सिखाता है। सो इन सब वजहों से मैंने सोचा कि ये मूवी तो मैं कभी नहीं देखूंगा। सो ये सिचुएशन है। अदनान जी, अब आपके पास आते हैं। यूरोप ही चल रहा है तो स्वीडन से सुन लें कि वहां क्या हो रहा है, स्टॉकहोम में क्या हो रहा है, जरा बताइए। सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार जो इस जी, प्रोग्राम में हैं। जी। और अभी मैंने जिनके व्यूज सुने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनके ओपिनियन सुन के। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मूवी यहाँ स्टॉकहोम में रिलीज हुई है और काफी लोगों ने देखी है। और मेरा एक काफी बड़ा फ्रेंड सर्कल है हमारे इंडियन लोगों का,
और मोस्टली यहाँ काफी जो लोग आए हुए हैं वो आईटी इंजीनियर्स हैं इंडिया से, तो उनके साथ भी काफी लोगों से मेरे मेल जोल हैं और उठना बैठना है, क्योंकि मैं यहाँ 15 साल से रह रहा हूँ। तो मैंने मूवी अभी तक देखी नहीं है, लेकिन मेरा अपना एक ओपिनियन है कि भाई हम एक शांति प्रिय देश से हैं और जो हमेशा शांति के लिए पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान लिए हुए हैं। तो जिस तरह के मूवी के रिव्यूज मैंने सुने हैं कि ये मूवी बड़ी विभत्स बनाई गई है, जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके और उस वक्त पे जो चीजें हुई हैं उसको लेके दिखाया गया है, तो ये कंट्री में क्या कहना चाहिए, कम्युनल टेंशन्स और भावना को ये भड़काती है या भड़का सकती है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की मूवी का गवर्नमेंट को टोटल क्या कहना चाहिए, प्रमोट करना मेरा ये व्यक्तिगत अपना ओपिनियन है कि ये ठीक नहीं है। ठीक। और मैं ये सोचूंगा कि देखिए हर तरह की चीजें पहले पास्ट में हो चुकी हैं, तो हमारी जो यूथ है तो इस तरह की फिल्में उनको दिखा के उनकी सोच को बदलना किसी के लिए भी ये ठीक नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस तरह की फिल्मों को रोक लगानी चाहिए। जी जी जी। अच्छा, मैं इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उसके पहले बता दूं, एक तो संगीता जी जुड़ गई हैं, मुझे नहीं पता कि यूके में है इस समय, शायद आई थी भारत तो हाँ वो यूके पहुंच गई हैं, तो अभी उनकी आवाज भी अब आ रही है और दिख भी रही है, तो उनसे बात होगी। जी, मेरा यही कहना था कि इस तरह की फिल्मों पे गवर्नमेंट को रोक लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे यूथ के दिमाग में इस तरह की बातें होंगी और वो एक माइनॉरिटी के लिए या किसी भी दूसरे वर्ग के लिए अगर उनके 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 दिल और दिमाग में कुछ सोच बदलने लगेगी तो ये चीजें ठीक नहीं है। अच्छा। मेरी अपनी सोच है कि इन चीजों को रोक के अगर हमारी कंट्री, अपनी गवर्नमेंट हमारी अपने बच्चों के प्रोग्रेस की सोचे या विकास की सोचे तो शायद ये ज्यादा अच्छा हो। ठीक, तो मैं अब संगीता जी से भी बात कर लूं। अब यूरोप खत्म करते हैं, फिर ईस्ट एशिया में आते हैं। संगीता जी आप जुड़ी, बहुत अच्छा लगा। हम लोग बात कर रहे थे, कश्मीर फाइल्स फिल्म है, तो ये सब इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, उत्तर पूर्व के देशों में जापान से और कोरिया से और ताइवान से हमारे साथ मित्र हैं, और यूके से डॉक्टर साहब हैं हमारे, आप हैं, और आयरलैंड से शवन है। तो डॉक्टर साहब ने और शवन ने अपनी बात रखी, और अदनान स्वीडन से हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। तो आप भी यूके से कुछ इस फिल्म के बारे में, क्या हो रहा है यूके में इंडियन डायस्पोरा में, थोड़ा सा बता दीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए शीतल जी, मैं तो मूवी देखती नहीं। अच्छा। और जितना सुना है जी, खाली इस मूवी के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी कम्युनिटी और रिलीजन के लोग अपने आजकल एक प्रोपेगेंडा है पूरी दुनिया में, ये वो प्रोपेगेंडा, नॉट ओनली हियर। आपको याद होगा जर्मनी में भी ऐसी चीजें हुई थी, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट डायरेक्टर, उन्होंने नाजी के खिलाफ दिखाना शुरू कर दिया था, तो बहुत वो पॉपुलर हो गए थे। तो द सेम थिंग इज गोइंग इन इंडिया नाउ इट इज। जब भी कुछ आप किसी चर्चित मुद्दे पर आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल लेंगे तो आप वो एकदम से हिट करेगा। तो जो ये विवेक अग्निहोत्री है, जहां तक मैंने इनके ये आर्टिकल्स पढ़े और ट्विटर पे हम लोगों ने देखा कि इनके करियर की अगर आप उपलब्धियां देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, बट इन लोगों को ये समझ आ गया कि कैसे आपको हाइप मिलेगी। क्योंकि आज के दिन एक नेशनलिज्म का मैं बल्कि नेशनलिज्म तो बहुत अलग ही शब्द है, और जिन लोग जो संघ समर्पित है, मैं तो बड़ी खुल के बोलती हूँ, आप लोगों को पता है, तो इन लोगों को नेशनलिज्म का मतलब ही नहीं पता है पहली बात तो, क्योंकि नेशनलिज्म तो हमारे जैसे लोग हैं। मेरे तो चाचा जी कारगिल में शहीद हुए, मैं तो फौजी की बेटी हूँ, और इनको यही नहीं पता कि क्या देश दुनिया में क्या चल रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, कैसे हम जैसे लोग आज यूके में यहाँ पे लोग हैं, या स्वीडन में है, यूरोप में, यहाँ पे चीजें होती ही नहीं, यहाँ पे कम्युनल वायलेंस है ही नहीं, यहाँ ह्यूमैनिटी की बात की जाती है। यहाँ हिंदू मुसलमान, मैं जहाँ रहती हूँ मेरे पड़ोस में अफ्रीकन है, ब्लैक है, व्हाइट है, मुस्लिम है, पाकिस्तान के मुसलमान है, इंडिया के मुसलमान, हम तो बड़े प्यार से रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, साथ में काम करते हैं, कलीग से एक थाली में खाना खाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन ये ऐसी मूवियां बना के एक दूसरे के दिल में इतनी नफरत ये लोग पैदा कर देते हैं कि आप मूवी देखने तो दूर की बात है कि एक दूसरे के एक वो दिमाग में जबरदस्ती डाला जाता है, पुशअप किया जाता है कि भैया सोचो कि एक पर्टिकुलर एक ग्रुप ही खराब है। और कभी भी ना कोई भी कम्युनिटी या रिलीजन खराब नहीं होता, इंसान खराब होते। क्या हिंदू धर्म में सारे अच्छे हैं? हिंदू धर्म में तो सारे अच्छे नहीं है।
या सारे मुसलमान गंदे हैं या सारे ईसाई गंदे हैं। तो ऐसा नहीं होता है ये। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मूवी को मूवी की तरह ही देखना चाहिए। सारी मूवी एंटरटेनमेंट के लिए होती है खाली। और इस मूवी के तो मैंने वो पूरे फैक्ट्स पढ़े हैं, उसमें तो झूठा दिखा रखा है बहुत कुछ, झूठे फैक्ट आप दिखा रहे हो। देखिए ना, आप एक चीज को समझिए, उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी खुद अलायंस में थी जनता दल के साथ। तो जब बीजेपी जनता दल के साथ अलायंस में है, भाई साहब तुमने अपने लोगों का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? सिर्फ पंडित को तुम हिंदू मान रहे हो, बाकी चलो जातियों को तो तुम हिंदू भी नहीं मानते। देश के हाल ऐसे हैं कि ओबीसी को तो हिंदू मानते ही नहीं आज के दिन। अब हरियाणा में इफ आई कंसिडर माय कम्युनिटी, तो हम लोग तो सब आज के दिन सफरर है। तो हमारे साथ जो हुआ और उसके बाद जो दलित के साथ आज होने लग रहा है, पूरे देश में आदिवासियों के साथ होने लग रहा है, तो उनके ऊपर तो कोई नहीं बोलता। तो आपकी आपकी 1% वालों के लिए 89, 90, 100, 150 आदमी, चलो उनकी डेथ हो गई और सरकार तुम्हारी थी, तुमने उनके लिए कुछ नहीं किया, तो आज क्यों हाइप ले रहे हो? सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी बना दो, रायता फैला दो, हाइप ले लो। ये चीजें सारी प्रोपेगेंडा आप लोगों को पता है चलाया जा रहा है सिर्फ, और इससे होना जाना कुछ नहीं है, प्रोग्रेस की कोई बात नहीं करता। आज हमारे जैसे व्यापारी, मैं आई एम इनटू मल्टीपल बिजनेस, हम लोग क्यों बाहर बैठ के अपना बिजनेस कर रहे हैं? सिर्फ इसीलिए कि सेफ्टी स्टैंडर्ड है, यहाँ पे इक्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है। इंडिया में कल को बच्चे हैं, ऐसा माहौल बना देते हैं कि बच्चा सेफ नहीं है वहां पे, आपकी जिंदगी की सेफ्टी नहीं है, आपको किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। कोई बहुत बड़े लेवल का व्यापारी है तो भाई साहब आप गलत करो ना करो, थोड़ा सा भी आप ट्विटर पे भी लिख दोगे तो फिर वो वहां पे ईडी, CBI और सब पहुंच जाते हैं फिर। तो चीजें बहुत खराब चल रही है और इससे इंडिया की इमेज कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड खराब हो रही है, और कुछ नहीं है। क्योंकि अभी 3 दिन पहले मेरे ऑफिस में, सो वी हैव कलीग एक्चुअली, आई शेयर वन एक्सपीरियंस विद यू क्योंकि आई एम सॉरी आई हैव लेस टाइम। तो मेरे जो HR हेड है, इज फ्रॉम पाकिस्तान इन माय कंपनी। सो ही सेड, यार तुम्हारे इंडिया में ऐसे से दे लॉन्च्ड वन मूवी एंड दे आर शोइंग दिस थिंग कि हम लोग ऐसे हैं। तो ही वाज स्माइलिंग एंड वी वर हैविंग लंच टुगेदर दैट टाइम। तो मैंने कहा कि यार ऐसा तो नहीं है, अफान नाम है उसका, अफान, ऐसा तो नहीं है कि हम सारे हिंदू गलत है या सारे मुसलमान गलत है। तो एक पर्टिकुलर आदमी ने कोई गलत फैक्ट्स उठा के कोई मूवी दिखा दी और उस मूवी के बेस पे हम अपनी जजमेंट बना ली, तो वो चीजें गलत है। तो यहाँ तो चलो 2 पढ़े लिखे लोग बात कर रहे थे, लेकिन अगर कोई लेस एजुकेशन है किसी के पास, तो वो आदमी अगर इन चीजों को देखेगा तो उसके दिमाग में सडनली एक नफरत जाएगी कि मुसलमान तो ऐसा होता है, मुस्लिम तो ऐसा होता है। तो वो चीजें गलत हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार से तो उम्मीद ही नहीं है। अगर आज हम सारे मेरे को ये लगता है हम जितने भी यहाँ पे और भी गेस्ट है, अगर हम सरकार के बारे में बात करेंगे तो टाइम खराब करना है, क्योंकि समय कम रह जाएगा। सरकार का तो पिछले 10 साल में जो बेड़ा गर्क है उसको मैं कहना ही नहीं चाहती, इन्होंने तो नाश कर दिया देश का। और ऐसी मूवी बना के इनके बारे में चर्चा ही बेकार है। मैं तो ना देखने गई और ना किसी को मैं तो सजेस्ट करती ऐसी मूवीज जाके देखें। देखना है तो रियल भारत देखो, जाके यूपी जाओ, बिहार जाओ, ग्राउंड पे जाओ, हरियाणा चले जाओ, नौकरियां है नहीं, कोई फैसिलिटी वहां पे है नहीं, बेरोजगारी इतनी हो गई है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन स्टैंडर्ड नहीं है, सेफ्टी नहीं है, महिलाओं के रेप हो रहे हैं, दुनिया में इतना कुछ हो गया है। मूवी देखने का टाइम है, रियल भारत दिखाइए लोगों को, जाके देखना है तो देन दे विल गेट टू नो कि सिचुएशन क्या है। और पिछले 5-6 साल से शीतल जी, मेरा जो अनुभव है सोशल मीडिया का ये रहा है कि जो भारत की पिक्चर दिखाई जाती है ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो पिक्चर ही है। रियल इंडिया तो कुछ और ही चल रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। और मूवी बनानी है तो 800 किसान मर गए, उन पे बना देनी चाहिए। 1 साल दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन चला है, इतने लोगों को तुमने सिस्टमेटिकली तरीके से, डेथ कहूंगी मैं, तुम लोगों ने इनको विवश कर दिया मरने के लिए, मारने के लिए। इतने रायट्स हो चुके हैं, मुजफ्फरनगर दंगे भूल गए ये लोग, जाट आंदोलन भूल गए ये लोग। तो कितनी चीजें हुई हैं दुनिया में, तो उन पे बना लो मूवी, पता चलेगा तुमने कैसे लोगों को मरवाया है। तो ये तो देखना ही बेकार है। इनके बारे में तो मैं तो आई एम सॉरी, माइट बी देयर इज समथिंग पर्सनल, बट मैं तो आई डोंट प्रेफर टू टॉक ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स ना। ये शिट है, मतलब ये जो विवेक अग्निहोत्री जिसने ये सब बनाया, प्रोपेगेंडा फैलाया, ये गलत है चीजें, माहौल खराब होगा इससे और कुछ नहीं होता। सबसे पहले सबको नमस्कार और सारे प्रवासी भारतीयों को नमस्कार। और उसके साथ साथ मैं इन सब सारी बातों से पहले एक बात मैं प्रवासी भारतीयों के लिए शीतल भाई साहब मैं कहना चाहूंगा जी, किसी भी भारतीय सरकार ने प्रवासी भारतीयों के लिए कुछ नहीं किया है। हम लोग सिर्फ अपने घर में पैसा भेजने की एक मशीन है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, वो चाहे क्रिश्चियन हो, वो चाहे सिख हो। $10 बिलियन
हम लोग हर साल हिंदुस्तान में भेजते हैं। जिस क्राइसिस से आज पाकिस्तान जो करंट अकाउंट डेफिसिट से गुजर रहा है, उसको उबारने वाले हम एनआरआईज हैं, और हम लोगों का कोई पूछने वाला नहीं है। आपने प्रोग्राम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम एनआरआईज को जोड़ा। एनआरआईज को गाली दी जाती है कि ये हिंदू हो गए हैं, ये मुसलमान हो गए हैं, ये कट्टरपंथी हो गए हैं, ये पता नहीं क्या क्या हो गए हैं। लेकिन हम एनआरआईज को हिंदुस्तान में, वो मैं किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, हर गवर्नमेंट ने इग्नोर किया है। हम पीपीएफ नहीं खोल सकते हैं, अपनी भविष्य निधि नहीं खोल सकते हैं, हम अपने गांव में जाके 1 बीघा जमीन एक्स्ट्रा नहीं खरीद सकते अपने नाम से। और आप हमसे चाह रहे हैं कि मैं कश्मीर फाइल पे ओपिनियन दूं। क्या दूं ओपिनियन, ये बताइए। बाकी हमारे जितने भाई यूके में हैं, नीदरलैंड में हैं, और स्कॉटलैंड में हैं, इंग्लैंड में हैं, मतलब सारी व्यथा तो सेम है। हम केवल अर्बन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, हम सिंपल एफडी नहीं कर सकते। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपना एक अकाउंट आने के बाद हम नहीं खोल सकते, जबकि उसकी लिमिट केवल 1 साल में 1.5 लाख रुपए है। तो अब चूंकि आपके माध्यम से आपने ऐसा प्रोग्राम किया है, तो मैंने कहा मैं पहले एनआरआईज की प्रॉब्लम तो बता दूं। एनआरआईज अपनी जमीन से जुड़ना चाहता है, वो किसी भी माध्यम से जुड़ जाए, वो चाहे कश्मीर फाइल हो, वो चाहे गुजरात फाइल हो, वो चाहे केरला फाइल हो, वो चाहे नागालैंड फाइल हो, वो चाहे बंगाल फाइल हो, वो चाहे सिख फाइल हो, वो बस केवल जुड़ना चाहता है। तो कश्मीर फाइल का मेरी समझ में हम एनआरआईज के लिए केवल यही मतलब है कि हाँ भाई एक अत्याचार हुआ। और जैसा मैंने बताया, अब मैं मूल विषय पे आ जाता हूँ कि जापान में 35,000 हिंदुस्तानी रहते हैं। अच्छा, 35,000, हाँ जी है, टोटल पूरे जापान में 35,000, दिस इज द लेटेस्ट सेंसस। और उसमें से भी 50 से 60% लोग साउथ इंडियंस हैं, मतलब केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा और राष्ट्रीय। उनसे आज शाम में बात होने से पहले जब आपने मुझे बताया, तो मैंने कम से कम उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात की कि मैं कम से कम बात करूं, तो केवल मैं अपनी बात ना करूं, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें इस बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो अगर कोई फिल्मकार, और उसमें सारे लोग शामिल हैं, मतलब कहने का मतलब है क्रिश्चियंस भी बात हुई, हिंदू से भी बात हुई, मुस्लिम से, उनका भाई हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है 89 में या 90 में। तो किसको ब्लेम दे? पहली बात तो किसी को पता ही नहीं। दूसरी बात, चलिए ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो या सेंट्रल हो, लेकिन ऐसी बात, भाई स्पिलबर्ग ने भी मूवी बनाई ना ज्यूस के हिसाब से, लोगों ने कहा, लेकिन सारे जर्मन तो नहीं थे ना ज्यूस के खिलाफ। एक आइडियोलॉजी थी जो ज्यूस के खिलाफ थी। वैसे ही हमारी एक कम्युनिटी है, मतलब मैं वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मतलब मुस्लिम कह के, उसमें एक आइडियोलॉजी है कि हाँ भाई ठीक है, हमें एक्सट्रीमिस्ट होना है, लेकिन वैसे हिंदुओं में भी तो एक आइडियोलॉजी है कि हमें मतलब सबके अगेंस्ट होना है। तो वही है। तो यहाँ पे रिएक्शन ये है कि जो नॉर्थ इंडियन है, हिंदी स्पीकिंग जो पीपल है, वो बहुत ज्यादा उद्वेलित है। मूवी किसी ने नहीं देखी है एक्चुअली, मैं सही बताता हूँ, क्योंकि मूवी रिलीज ही नहीं हुई है यहाँ पे। 2 तारीख को, 2 अप्रैल को यहाँ पे इसका प्रीमियर है यहाँ पे जापान में। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं यात्रा कर रहा हूँ, तो मैं देख नहीं पाऊंगा। तो 2 तारीख को रिलीज होनी है। लेकिन जो इतने भी हिंदी भाषी लोग हैं और जो नॉर्थ इंडिया के हैं, वो बहुत ही, और यहाँ पे मतलब राइट विंग जिसको आप कहते हैं, और राइट विंग में केवल मैं हिंदू को ही नहीं मानता हूँ, मैं मुसलमान को भी मानता हूँ। हाँ हाँ, पता नहीं मतलब मेरी बात से कितने नहीं, वो कोई भी हो सकता है, राइट विंग कोई भी हो सकता है। राइट विंग में दोनों लोग हैं, वो दोनों लोग बराबर से एक्टिव है। एक्चुअली ऐसा मैं नहीं कहूँगा,
वो दोनों लोग बराबर से एक्टिव हैं और वो अपनी तरफ से खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारा नैरेटिव किसको पसंद आ जाता है। ये मुझे लगता है एक नैरेटिव की लड़ाई है, ठीक है। और एज ए हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने के नाते मैं तो ये कहूंगा कि भाई सच को देखो, क्योंकि मेरे केरला और अभी और वहां से लोगों में बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो पता ही नहीं था इस बारे में। अच्छा चलिए मान लीजिए कि वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने वहां की माइनॉरिटी की कम्युनिटी के साथ कुछ गलत किया भी, तो क्या बाहर की मेजॉरिटी कम्युनिटी को उसकी माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ ऐसा ही करना चाहिए? फिर तो आप उनको सही साबित से कर रहे हैं। ये केरला के मेरे दोस्त ने कही है और वो हिंदू है, मैं आपको बताऊं। तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि पैनल में ढेर सारे लोग हैं। हाँ हाँ, और बाकी मित्रों से भी बात करते हैं। लोगों से बात पिछले आप बताइए, कोरिया में कितने भारतीय हैं और क्या है वहाँ? सर कोरिया में अभी तकरीबन 10,000 लोग रहते हैं, कुछ आंकड़े कहते हैं 12,000 लोग रहते हैं। अच्छा। तो यही है, बहुत ज़्यादा इंडियन लोग यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बटी हुई है। और रही बात मूवी की, तो साउथ कोरिया में ये मूवी मुझे नहीं लगता है कि आएगी, क्योंकि यहाँ की अलग प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं मूवीज़ को लेके। कुछ सालों पहले तक तो थी, अब का मुझे पता नहीं अगर चेंज हुई होंगी तो। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे इंडियन मूवीज़ का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है। इंडियन मूवी में एक मूवी थी वही 3 इडियट्स, उसको यहाँ के लोग बहुत पसंद किए थे और देखे थे, वो यहाँ के सिनेमा हॉल में भी लगी थी। उसके बाद बहुत कम मूवीज आई होंगी। तो मूवी कोरियंस कितना कंज्यूम करेंगे वो तो पता नहीं है। इंडियंस में एक्साइटमेंट बहुत दिख रहा है। तो 3 तरीके के लोग हैं हमारे एनआरआई कम्युनिटी में। क्योंकि आपने बात की कि कोरिया में क्या चल रहा है, इसलिए मैं अपना राय बताने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके दर्शकों को कि क्या चल रहा है कोरिया में एनआरआई कम्युनिटी में। और मेरे बात से शायद यहाँ पे बाकी सारे एनआरआई जो हैं वो भी एग्री करेंगे कि 3 तरीके के लोग हैं, ग्रुप्स हैं एनआरआई कम्युनिटी में प्रीडोमिनेंटली। एक है प्रोग्रेसिव तबका है जो कि कम है, जो कि क्योंकि एनआरआई कम्युनिटी प्रीडोमिनेंटली प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है, तो दक्षिण पंथ की तरफ इनका झुकाव जो है वो है, प्रीडोमिनेंट है, उस बात को नहीं नकारा जा सकता है। तो एक तबका है जो प्रोग्रेसिव लोगों का तबका है, जो सामाजिक और राजनीतिक चेतना उनके अंदर है, बातों पे बोलते हैं या कुछ नहीं भी बोलते हैं पीयर प्रेशर में, लेकिन वो प्रोग्रेसिव लोग हैं। कम से कम अपने दोस्तों से तो बात करते हैं कि हाँ भाई गलत हो रहा है, सही हो रहा है, या ये हो रहा है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वेल रेड लोग हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को, सवाल करते हैं। दूसरा तबका है यहाँ पे जो फील गुड वालों का है, बी पॉजिटिव वालों का तबका है। उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, वो अपने इंस्टाग्राम फेसबुक से खुश हैं और सब कुछ उनके लिए पॉजिटिव है। द वर्ल्ड इज सो ग्रीन फॉर देम। और उनको कोई उनके अंदर सामाजिक राजनीतिक चेतना नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो चेतना नहीं है, क्योंकि वो चेतन भगत जैसे लोगों को फॉलो करते हैं, तो उनके पास कुछ है नहीं कुछ खास ओपिनियन देने के लिए। और ये लोग हाईली मोल्डेबल लोग, इनको ढाला जा सकता है किसी भी तरीके में। और तीसरी जो कम्युनिटी है वो है एकदम एक्सट्रीम राइट विंगर कम्युनिटी, जो है जो भाजपा समर्थक कम्युनिटी है। वो उसके सब डिविजन्स हैं। उसके सब डिविजन्स ये हैं कि एक तो है जो पूरा मोदी को सपोर्ट करता है, उसको आरएसएस से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, संघ से कोई मतलब नहीं है खास उसको। उस दूसरी कम्युनिटी है वो बीजेपी सपोर्टर्स हैं, दे आर ऑल बीजेपी सपोर्टर्स, दे बैट फॉर मोदी, जहां भी जाएंगे मोदी मोदी करेंगे। तो दूसरी कम्युनिटी है जो यहाँ पे संघ के जो ऑफिशियल जो उसका एनआरआई विंग है, मतलब कि जो भी ऑफिशियल अनऑफिशियल कोवर्ट एचएसएस, हिंदू स्वयंसेवक संघ, जो कि फॉरेन में काम करता है, उसके लोग हैं, वो साथ में रहते हैं। और वो बहुत ही मतलब कि माइन्यूटली काम करते हैं। किसी भी पॉलिटिकल इशू पे एक शब्द नहीं बोलेंगे वो। उनका जो काम करने का तरीका है वो बड़ा माइन्यूट है, वैसे ही जैसे इंडिया में संघ काम करता है, बिना किसी इशू पे बोले हुए, लेकिन एक आइडियोलॉजी को जो है वो बढ़ावा देंगे। अलग अलग ग्रुप्स चल रहे हैं इनके पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ कोरिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में उनके ग्रुप्स चल रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के कल्चरल ग्रुप्स हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसके तहत ये अपनी आइडियोलॉजी को वो करते हैं। तीसरा इसमें जो सब डिविजन है वो है ट्रोल्स का, जैसे इंडिया में जो ट्रोल आर्मी है। तो ये लोग वो टाइप के हैं जो एकदम हाइपर नेशनलिस्ट हैं और बहुत ज्यादा रिएक्शन देते हैं। तो ये लोग यहाँ पे भी हैं, कोरिया में भी हैं। और तुरंत मूवी आई नहीं कि सारे ग्रुप्स पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे चलने लगा कश्मीर फाइल ये है। कोई उनको बोल दे कि भाई ऐसी बात यहाँ पे मत करो इस ग्रुप में, तो क्यों ना करें हम, लड़ाई झगड़ा और तमाम ये जो चीजें हैं। तो इंडिया में जो आपको माहौल दिखा अभी मूवीज में कि
लोग सिनेमा हॉल में जाके राइट विंगर्स, जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं, हाइपर नेशनलिस्ट हैं, वो नारे लगा रहे हैं एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ। वो सारी चीजें अगर थोड़ा सा दिया जाए मौका, तो यहाँ पे कोरिया में भी या फिर और भी जो देशों में है वहां पे भी हो सकती हैं, और वो सारी चीजें पनप रही हैं। तो जो देश में हो रहा है उसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी नजर आ रहा है। तो कम्युनिटी का तो मैंने आपको समझा दिया कि कम्युनिटी में कैसा वो माहौल है। और रही बात की मूवी का क्या है, तो सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री ने इस मूवी को, जिसका इंटेंशन है नफरत फैलाना, उस मूवी को बचाने के लिए, उस मूवी को डिफेंड करने के लिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया, ऐसे व्यक्ति को कोट किया जो कि सत्य और अहिंसा का पुजारी माना जाता है। तो एक सिनेमा जिससे सिर्फ नफरत फैलाई जाएगी, उसको डिफेंड करने के लिए प्रेम के पुजारी को कोट करना और उसको पॉलिटिकल टूल बनाना, महात्मा गांधी को, ये सिर्फ एक व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में कर सकता है, और उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इतना मतलब कि इस लेवल पे जाके बातें करना, ये मुझे समझ में नहीं आता है कि महात्मा गांधी पे मूवी बनाने से महात्मा गांधी को आप पूरे विश्व में वो कर पाएंगे, आप दिखा पाएंगे। महात्मा गांधी को, आज मैं 6 साल से कोरिया में रह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोरिया में पूरे विश्व से लोग हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे कंट्रीज से लोग हैं जैसा बहुत सारे देशों में नहीं है। तो मैंने इतने सारे लोगों से बात की है यहाँ पे, आज तक मैंने एक व्यक्ति को नहीं सुना है जिसने कहा हो कि वो महात्मा गांधी को नहीं जानता है। अच्छा। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और आप ये तजिकिस्तान जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज से लेके मोल्डोवा जैसे 6 कंट्रीज तक आप जाएं, फिर आप उधर आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में चले जाएं, पेरू चले जाएं, आप उरुग्वे चले जाएं, ऐसे देशों के लोगों से बहुत कम लोग मिले होंगे कोरिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में। मैं उन सारे लोगों से मिला हूँ। फिलीपींस में हर जगह महात्मा गांधी को लोग जानते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वियतनाम में, वियतनाम के लोगों की आज ये स्थिति कि वियतनाम के लोग अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन वो महात्मा गांधी को जानते हैं, क्योंकि वियतनाम का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो बहुत सारे युवा वहां से डिसएंचेंट हो गए हैं पॉलिटिक्स से, लेकिन वो महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। कोरिया में महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। लेकिन हमारे एक जो प्रधान सेवक साहब हैं, उनको ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी के बारे में मूवी बना के ही उनको जनता के सामने पेश किया जा सकता था। तो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक मूवी की बैटिंग प्रधानमंत्री जैसे गरिमामयी पद पे बैठे हुए लोग कर रहे हैं, और उसका प्रभाव यहाँ पे जो है सारे कम्युनिटी पे पड़ रहा है। उसका प्रभाव राइट विंगर तो है ही है, जो एक्सट्रीम बीजेपी सपोर्टर्स, ओवर्ट बीजेपी सपोर्टर्स तो है ही है, प्लस कोवर्ट एज वेल एज मुल्डेबल जो कम्युनिटी है, कि जो कहती है कि अरे भाई हमको तो पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, वी हेट पॉलिटिक्स बट वी कंज्यूम कश्मीर फाइल्स। तो मतलब साफ है कि इसका एक मोटिव है। अब देश में नफरत फैल रही है, इस हद तक की राइट हो सकता है, मुसलमानों की लिंचिंग हो सकती है, नाम मुझे धर्म का नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप वैसे सिचुएशन में क्या आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? क्या स्टेट के पास पॉलिसीज नहीं है उसको कंट्रोल करने की? स्टेट के पास इतना पावर होता है कि वो डिसाइड कर सके कि आपके पॉकेट में कितना नोट रहेगा, जो नोटबंदी में दिखा दिया कंट्री ने। ठीक है, तो स्टेट के पास पावर होता है अपने पॉलिसी टूल से कि वो एक एक पत्ते के खड़खड़ाहट को रोक सके, समझ सके कि वो किस डायरेक्शन में हवा बह रहा है। तो आप क्या इसको नहीं रोक सकते हैं जो नफरत फैल रहा है, जो नारे लगाए जा रहे हैं? क्या कोई सभ्य समाज का कोई परिचायक है? ये बिल्कुल भी किसी भी सभ्य समाज का परिचायक नहीं है इस तरीके का होना। और विदेशों में हमारे जैसे, जिस देश में मैं रहता हूँ, आप खासकर जापान, कोरिया जैसे कंट्रीज की बात करें, तो यहाँ पे ये सब चीजें नहीं होती। इतना स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन और इतना वायलेंट पोलराइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा इन कंट्रीज में। यहाँ की डेमोक्रेसीज में भी फ्लॉ है, हर डेमोक्रेसी में फ्लॉ है, कोई डेमोक्रेसी एकदम 100% डेमोक्रेसी नहीं है, फ्लॉ है, कन्फॉर्मिस्ट आप कह सकते हैं इनको, बहुत सारे क्रिटिसिज्म है इनके। लेकिन जो हमारे यहाँ जो माहौल बनाया जा रहा है, वो माहौल एक जानबूझ के एक एजेंडा के तहत बनाया जा रहा है, और इसके खिलाफ बोलने के लिए युवाओं को सबको उठना पड़ेगा। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, डरना नहीं होगा। आप देखिए कि 1 मिनट का समय और एक्सपीरियंस ले लेते हैं। जी बिल्कुल। रवि, ताइवान से, आप बताइए क्या हो रहा है आपके यहाँ? ताइवान में तो बहुत छोटी इंडियन डायस्पोरा होगी, कितने लोग हैं? सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ, और मैं आपका और सत्य हिंदी का मैं आभारी प्रकट करता हूँ कि मुझे इस विषय पे बोलने का यहाँ पे मौका दिया। ताइवान एक छोटी कंट्री है, यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन 2000 के आसपास है, वो, और उन 2000 में 50% लगभग स्टूडेंट है, एंड उन 50% स्टूडेंट में मैक्सिमम मेजोरिटी जो है वो साउथ इंडिया से ही है।
बाकी जो 20-30% जो लोग हैं वो यहाँ पे जॉब करते हैं और अनदर 20% मीन्स वो लोग बिजनेसमैन हैं। सो यहाँ पे 2000 की कम्युनिटी है और जैसा कि सभी लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि यह एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो प्रोपेगेंडा फिल्म का जो टारगेट ऑडियंस रहता है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहता है, तो उन लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है और वो लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसके बारे में ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं और भी यदि इनको देखना चाहें तो देखने का वो व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो रिलीज नहीं हो सकती है। ठीक है, इस फिल्म के बारे में मैं चर्चा करूं उससे पहले मैं एक रिसेंट इंसिडेंट में आपके लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूं। अभी रिसेंटली होली खत्म हुई, यहाँ पे मैं पिछले 7 साल से रह रहा हूँ। पिछले 5 साल तक जो इंडियन होली था वो एक एज ए इंडियन फेस्टिवल मनाया जाता था। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ 2-3 रेस्टोरेंट है वो लोग मिलजुल कर वो होली ऑर्गेनाइज करते थे, उसमें ताइवानीज और भारतीय सब मिलकर शामिल होते थे। लेकिन इस साल से वो उसका बैनर बदल गया है, उस बैनर का नाम है भारतीय कार सेवा मंडली। अच्छा, रेस्टोरेंट भी वही है, सब कुछ वही है, पर उनका जो ऊपर का जो बैनर है वो बदल गया है, भारतीय कार सेवा मंडली। तो आप समझ सकते हैं कि ताइवान एक छोटी कंट्री है, यहाँ पे 2000 पॉपुलेशन है, पर यहाँ पे भी कोई अपना विंग फैलाया जा रहा है। तो समझिए कि वो कितने मीन्स अपने कार्यक्रम और अपने प्रति काफी समर्पित हैं। और चूंकि बाहर में विदेश में जो भारतीय रहते हैं उनको इंडियन फेस्टिवल के प्रति नॉस्टैल्जिया होता है। ठीक है, तो जो कोई उस विचार से इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं, लेकिन वो लोग चले जाते हैं, चलो यार एक ही तो मीन्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है। ठीक है, पर मैं इस बार नहीं गया, मेरी वाइफ पूछी क्यों नहीं गया तो मैं बताया क्यों नहीं गया। तो ये बात है। और रही बात इस फिल्म का, तो ये फिल्म जो है उत्तर भारतीय जो स्टूडेंट हैं जो प्रोफेशनल्स हैं उसमें ये काफी मतलब काफी चर्चा का विषय है और वो लोग इसे पसंद कर रहे हैं, ये रिलीज होने से पहले ही ये पसंद कर रहे हैं। और रही बात मीन्स अब कि अब ये ऐसा विस्थापन हुआ है, ऐसे अत्याचार हुए हैं, लेकिन इस तरीके के विस्थापन और अत्याचार इतिहास में बहुत हुए हैं। हम लोग जैसे कि सब लोग NRI हैं, हम लोग खुद मतलब कुछ समय के लिए इधर आए हैं, मोर और लेस 80-90% लोग की फैमिली यहीं पे आगे बढ़ाएगी। तो हर कोई जो भी जहाँ का है वो एक्चुअली वहाँ का नहीं है, पर इस तरीके से विस्थापन और अत्याचार का यदि हम लोग फिल्म बनाकर फ्यूचर जनरेशन में उनको यदि हम ये पॉइजन दे रहे हैं तो वो आगे वाले आने वाली पीढ़ियों के लिए काफी मीन्स अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं इतना ही बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब जरा सा आप फिर से उसको रिपीट कर दें। आप बता रहे थे कि आपने फिर पता किया कि नहीं लंदन में और वो UK में कई जगह फिल्म रिलीज हुई है और लोग सिनेमा हॉलों में देख रहे हैं, आप बता रहे थे डॉक्टर हर्ष। मैंने अपनी शुरुआत में कहा था कि मेरे को नहीं मालूम कि यहाँ पे फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई है कि नहीं, तो मैंने उसके बाद देखा यहाँ पे काफी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, लंदन में, बर्मिंघम में और दूसरी जगहों पे, और सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा शोज वगैरह दिखाई दे रहे हैं। मैं किसी से मिला नहीं हूँ जिसने जाके थिएटर में देखी हो और उनका क्या रुख है, क्या है। पर यहाँ पे हिंदुस्तान तो बहुत मतलब बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे, बर्मिंघम में भी, लंदन में, लेस्टर में, हर एक जगह यहाँ पे बहुत हिंदुस्तानी लोग रहते हैं। जैसे मैंने कहा था मैं भी देखना जरूर चाहूंगा, बट आराम से जब समय मिलेगा तो देखेंगे और फिर बताएंगे। अब मुझे इतना नहीं मालूम था कि इस फिल्म को इतना ज्यादा पॉलिटिकल एंगल मिल चुका है। मैं तो फिल्म देखता हूँ तो दो चीजें होती हैं, या तो कोई कॉमेडी टाइप की फिल्म है जाके आराम से शांति से बैठ जाओ और थोड़ा सा, और दूसरा कुछ रियलिटी के बेसिस पे होती है, और हर एक चीज में कुछ ना कुछ फायदा ही होता है देखने से। और अगर ये कह रहे हैं कि ऐसी फिल्म पहले कभी रिलीज नहीं हुई एंड इट इज रियलिटी के बेस पे है, तो इसमें देखने में कोई हर्ज नहीं है, और उसके बाद अपना जो डिसीजन है निकाल सकते हैं। और किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में नहीं लेना चाहिए कि अगर ये फिल्म बनी है तो मतलब गलत काम किया है इसलिए बनी है, या बहुत अच्छा काम किया इसलिए बनी है। बट फिल्म को फिल्म के तरीके से ही देखनी चाहिए। और जैसा मैंने सुना है कि काफी चीजें जो इनमें दिखाई गई हैं वो रियलिटी पे ही बेस्ड है, जो 90 और 91 में हुए थे,
और उस टाइम मतलब जो माइनॉरिटी थी उस जगह पे, उस माइनॉरिटी के साथ क्या ताल्लुकात किया था उसके बेसिस पर ही करी गई है। अब उसको किस एंगल से लोग देखें वो तो दूसरी बात है, पर हाँ जरूर देखना चाहूंगा। पर जितना जैसा मैंने सुना है तो ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फिक्शनल है। दूसरी और फिल्में बनी थी पहले कश्मीर वगैरह पे, वो थोड़ी बहुत फिक्शनल भी थी, पर इसमें सुना है कि काफी कुछ रियलिटी के बेस पे है। तो रियलिटी को काफी दूर तक छुपाया नहीं जा सकता, ये कहना मैं कहूंगा कि जैसे ज्यूज के साथ जो कुछ हुआ था बहुत गलत हुआ था, बट उन्होंने पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को बता दिया उनके साथ जैसा हुआ था। तो हमारे लोगों में भी हुआ था जब आज़ादी के टाइम में पार्टीशन हुआ था, तो दैट वाज द बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ अ पार्टीशन व्हिच वी हैड। उसके बारे में अभी तक इतना ज्यादा रियलिटी नहीं आई जितनी जूस के बारे में आई थी। तो रियलिटी को सामने लाने में कोई हर्ज नहीं है। अब कौन किसको किस तरीके से देखता है वो थोड़ा समझना पड़ेगा। जी हाँ, संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए। मैं डॉक्टर साहब से लगभग 75% एग्री करता हूँ। ठीक है, हम रियलिटी को इसलिए नहीं दिखाए कि कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, तो ये भी एक इशू है डॉक्टर साहब, शीतल भाई से। और दूसरी चीज ये है कि प्रोपेगेंडा, तो भाई प्रोपेगेंडा तो हर चीज है। हम ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और किसी चीज को हाइपर बोल करके दिखाते हैं कि अगर 20 साल तक हमने अगर पॉल्यूशन कंट्रोल न किया तो धरती का विनाश हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आई एग्री इन दैट एस्पेक्ट विद डॉक्टर साहब, क्योंकि जो मैंने केरला के, जो कि नॉर्थ इंडिया के पार्ट नहीं है, हिंदी भाषी लोग नहीं है, मैंने उनसे आपके प्रोग्राम से पहले मैंने बात की, उनसे बात, उनका भाई हमें पता ही नहीं था कि वहां कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ, ये मैं बैलेंसिंग एक्ट नहीं कह रहा हूँ, उसके साथ साथ उसको पूरे कम्युनिटी को रंग देना, ये पूरी कम्युनिटी जो है वो मतलब इस तरह की है, ये थोड़ा सा मतलब मुझे हजम नहीं होती बात। एक आइडियोलॉजी हो सकती है, जैसे जर्मन्स जो है, भाई ठीक है, जर्मन्स के अंदर एक नाजी आइडियोलॉजी थी, तो वो नाजी आइडियोलॉजी को तो हम बुरा कह सकते हैं, लेकिन सारे जर्मन को हम कैसे बुरा कह सकते हैं, क्योंकि उसमें ढेर सारे ऐसे जर्मन थे जिन्होंने ज्यूज के को मतलब उन्होंने बचाया और काम किया। उसी तरह कश्मीर में भी मतलब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि कश्मीर में भी एक आइडियोलॉजी थी जिसको मतलब लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जिसको कहते हैं जिहादी आइडियोलॉजी। ठीक है, वो एक्सट्रीमिस्ट है और वो मानना पड़ेगा। इसी तरह से हिंदुओं में भी एक आइडियोलॉजी है जो एक्सट्रीमिस्ट है, लेकिन सारे हिंदुओं को उस पर पेंट कर देना कि सारे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट होते हैं या सारे मुसलमान जिहादी होते हैं, दैट्स नॉट फेयर। लेकिन सच जो साउथ इंडिया, मैं एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी बात करूंगा तो मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, और जापान में 35,000 में मेरे ख्याल से 25,000 लोग साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। उनकी ओपिनियन ये है कि भाई हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ। तो एज पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज कंसर्न कि भाई हाँ ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, मुझे लगता है, क्योंकि फिल्म किसी ने नहीं देखी यहाँ पे, मतलब चोरी छिपे और वो इंटरनेट पे जाके कहीं से कॉपीराइट का वायलेशन करके किसी ने देख ली हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन 2 अप्रैल को आ रही है, लेकिन जो माहौल है वो जो नॉर्थ इंडियंस है और बाकी संघ परिवार जैसा कृष्ण जी ने कहा है हमारे साउथ कोरिया से जो है, तो कि वो एक एक्टिव पार्ट है, वो यहाँ पे अपना रोल कर रहा है, बहुत कायदे से कर रहा है। और मैं क्या बताऊं, उसका मैं बहुत बड़ा भुक्तभोगी मैं खुद ही हूँ 5-6 साल पहले।
तो अपोज करने पे मुझे कई सभाओं से और कई संस्थाओं से मुझे यहाँ बाहर किया जा चुका है कि यार नहीं, सबकी बात करो ना, वी आर इंडियंस, वी आर नॉट हिंदू एंड मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। तो वो बात सही है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है डॉक्टर साहब, तो अब क्या कहूँ। नहीं, आपकी बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी देश में किसी भी हिस्से में गड़बड़ियां हो सकती हैं। उन पर फिल्म बने, कला हो, उन पर नाटक बने, उनकी आलोचना हो, उन पर लेख लिखे जाएं, अखबार में खबर छपे, इसमें किसी को कोई आपत्ति लोकतंत्र में कैसे हो सकती है? अगर है तो वो गलत है। लेकिन यहाँ बात दूसरी ये है कि हमारे देश की सरकार और कई राज्यों की सरकारें और खुद प्रधानमंत्री अगर एक ऐसी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं जिसकी आलोचना ये है कि उसके जरिए, और आलोचना के सबूत है कि कम से कम इस समय 1 दर्जन से ज्यादा वीडियो है सोशल मीडिया में, जो सिनेमा हॉल में लोग जा रहे हैं और वहां जो कुछ हो रहा है उसको दिखा रहे हैं, उससे ये बिल्कुल समझ में आता है किसी को भी, मतलब इसके लिए कोई बहुत साइंस की जरूरत नहीं है, कि वहाँ सिनेमा हॉलों में कुछ लोग ऐसे पहुंच जाते हैं या पहुंचाए जाते हैं जो खड़े होकर भाषण देने लगते हैं, और वो मुसलमानों को लेके जो भाषा और जो बात कर रहे हैं वो सीधे कि निकल के दंगा कर दो, कुछ इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कोई सरकार अपने ही देश के नागरिकों के बीच गृह युद्ध कराने में अगर मशगूल हो, उसको फिल्म के नाम पे आप क्या हम क्रिटिसिज्म से बाहर कर सकते हैं? ये एक सवाल है जो आप से हम पूछना चाहेंगे, आप लोग इसके बारे में बताएं। नहीं, मैं इसका जवाब देता हूं। फिल्म बनाने, एक सेकंड, फिल्म बनाने में या किसी भी किस्म की कलाकृति पर निश्चित तौर पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। जिसको जो बनाना है बनाए, जिसको जो देखना है देखे, जिसको जो पढ़ना है पढ़े, जिसको जो करना है। तो लोकतंत्र में एक मतलब निश्चित तौर पर उसकी सीमाएं लोगों ने अपने अपने देशों में, समाजों में अलग अलग बना रखी हैं, लेकिन लोकतांत्रिक विचार तो यही है कि जिसको जो करना है करे। लेकिन सरकार जब होती है तो सरकार का एक काम है कि क्या वो करने दे और क्या नहीं करने दे। ये तो कुछ चीजें सार्वभौम सत्य है कि वो लोगों को अगर अपनी आबादियों में गृह युद्ध कराए तो ये सरकार का काम तो नहीं कहा जा सकता। इस पर जरूर आपकी राय मैं चाहूंगा। इस पर आप ही पहले संतोषी, आप ही बताइए। नहीं, मैं आप ही से कहूंगा। कमल हसन जी ने एक फिल्म बनाई थी हे राम जी, उसको लेके मैं एक चीज, मैं ये बात कहने से पहले आपको पता ही होगा, मैं घोषित तौर पे एंटी बीजेपी आदमी, घोषित तौर पे। अरे उसकी जरूरत नहीं बताने की, आप बताएं। नहीं, मैं ये चीज क्लेरिफाई इसलिए कर दे रहा हूँ, मतलब अपने ऑडियंस के लिए। मैं घोषित तौर पे एंटी बीजेपी हूँ, ठीक है। लेकिन कमल हासन ने एक फिल्म बनाई थी हे राम तमिलनाडु में। वहां की जो क्लर्जी थी उसने वहां के सिनेमा घरों पे अटैक किए, उस फिल्म को प्रकाशित नहीं होने दिया। और वहां की वर्तमान सरकार ने, जो कि बीजेपी की नहीं थी ना कांग्रेस की थी, जो कि वहां की लोकल जयललिता जी के सरकार, उन्होंने कहा कि भाई हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तो इसलिए हम ये फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। कमल हसन पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा, मैं उनको बहुत बड़ा एक्टर मानता हूँ, पूरे देश में चिल्लाते रह रहे हैं कि कृपया मेरे साथ आ जाइए, मुझे अपनी जबकि वो फिल्म आप देखेंगे तो वो बड़ी बैलेंस फिल्म है कि कैसे एक आदमी कम्युनल बनता है और फिर वो कैसे कम्युनल से बन के गांधीवादी हो जाता है। वो एक इवोल्यूशन की फिल्म है। किसी ने आज तक बड़ी इंडस्ट्री में और जितने भी बड़े बड़े लोग आज तक कमल हसन के साथ नहीं खड़े हुए। मेरा सवाल दूसरा है, ये आप नहीं, आपका सवाल उसी से रिलेटेड है, आपका सवाल उसी से रिलेटेड है। ये जो ध्रुवीकरण की बात जो है, हम या तो अगर सेकुलर रहेंगे तो दोनों पक्ष में रहेंगे, एक पक्ष में सेकुलर नहीं, मेरा सवाल ये है कि इस फिल्म को प्रधानमंत्री समेत केंद्र सरकार प्रमोट कर रही है, राज्यों में बीजेपी की सरकार प्रमोट कर रही है, भाजपा प्रमोट कर रही है, आरएसएस प्रमोट करती रही है डिफरेंट मूवीज को। सुनिए मेरी बात, इस फिल्म को इतने लोग प्रमोट कर रहे हैं, आरएसएस, भाजपा की राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री समेत। ऐसा किसी फिल्म के लिए कभी नहीं हुआ है।
और इस फिल्म से हाल में जो कुछ हो रहा है उससे बिल्कुल समझ में आता है कि उससे दंगा जैसी चीज भड़कने की संभावना है। इस पर आपको क्या कहना है, ये मेरा सवाल है। फिल्म बनना, फिल्म बनाने का अधिकार, ये सब मेरा इस पे यही कहना है कि कश्मीर के मुसलमान को यूपी के मुसलमान बना देना, यूपी के मुसलमान को आंध्रा का मुसलमान बना देना, तमिलनाडु को बना देना, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये गलत कर रही है सरकार। ठीक, हर्ष जी आप गलत कर रहे हैं जी। आप बताएं, फिर और लोगों से पूछता हूँ। डॉक्टर साहब, तो यहाँ रह के ये कहना मुश्किल है कि हिंदुस्तान में जब ये फिल्म दर्शित होती है तो उसका रिएक्शन क्या होता है, या कोई होके खड़ा होके कोई भाषण देना शुरू कर देता है। अगर ये ऐसी बात है तो ये तो बिल्कुल मैं मानूंगा बहुत गलत है। पर इसके बारे में मतलब देखना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है या हम सोच रहे हैं कि ये हो सकता है। ये दो चीजें होती हैं, हो सकता है एक बात है, हो रहा है दूसरी नहीं, बात। ऐसा हो रहा है, ये प्रेस में भी आ चुका है, टीवी पर भी आ चुका है, और सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस उपलब्ध हैं। ये तो मैं गलत मानूंगा कि ऐसा हो रहा है, तो ये तो बहुत ठीक नहीं है। क्योंकि ये को फिर एक उसको एक्सट्रीम ले जाना है। फिल्म को फिल्म के तरीके से देखिए, उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए, उसको ग्रास्प करिए, उसको डाइजेस्ट करिए, और उसके बाद सोचिए कि क्या किया जा सकता है कि उसके बाद ये जो चीज हुई है वो रियलिटी में हुई तो थी, वो दोबारा ना हो, वो उसके लिए क्या किया जा सकता है वो सोचना पड़ेगा। हाँ, इससे अगर भड़काना वाली बात आ जाती है तो वो तो मैं गलत ही मानूंगा कि श्रवण, आप कुछ ये तो बताना गलत बात है। पर हाँ, मतलब जो आपकी चिंता है वो एकदम से जायज है, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ अपने जो इंडिया में दोस्त हैं या उनसे सोशल मीडिया पे बात होती है, तो आजकल हम लोग किस टॉपिक पे बात करते हैं? सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। मतलब ऐसा लगता है कि भारत में सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं, बस ये ही एक समस्या है। जबकि हकीकत में बेरोजगारी, महंगाई इतनी बड़ी समस्या है, महिलाओं की सुरक्षा, लेकिन किसी से भी आप बात करो, घूम फिर के टॉपिक हिंदू मुसलमान या पाकिस्तान ही आ जाता है। और कभी कभी तो इतना दुख होता है, जिसके साथ आप पढ़े हो, बचपन से आप जिस फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ पढ़े हो, वो भी इतना कॉम्युनल हो चुका है। मतलब वो धर्म का सहारा लेके, धार्मिक प्रतीकों का, धार्मिक नारों का सहारा लेके और आपसे कुतर्क करता है। मतलब अगर उससे आप तर्क करो किसी भी विषय में, कोरोना पे, किसान के मुद्दे पे, महंगाई पे, अगर उसके पास तर्क नहीं होगा तो वो एक खास नारा लगा के निकल लेगा। तो ये हालत हो गई है। और देखिए यहाँ पे आयरलैंड में यहाँ पे लोग क्या बात करते हैं। यहाँ का अगर आप न्यूज चैनल देखेंगे या न्यूज पढ़ेंगे तो यहाँ पे वो कोरोना का 4th फेज आ रहा है, उसके बारे में वो कैसे बचे उसके बारे में सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। अभी रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है आयरलैंड पे, वो इसके बारे में सोच रहे हैं। वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को कैसे सेव करें, कैसे यहाँ के जॉब को प्रोटेक्ट करें, इकोनॉमी को सस्टेन रखें, ये सब बारे में सोचते हैं। और अपने यहाँ इंडिया में मतलब मानो कोई समस्या ही नहीं है, सब समस्या खत्म हो चुकी है, बस एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। और सबसे मजेदार बात है कि मैं जब इनको देखता हूँ, मतलब अपने प्रधानमंत्री जी हैं, ये हमेशा एक मिशन 2014, मिशन 2019, मिशन 2014, मतलब इनकी जो सोच है ना, बस एक चुनाव जीतने भर तक की है। उसके लिए देश में आग लग जाए, लोग मर जाए, कट जाए, नफरत फैल जाए, बस यहीं तक इनका है कि अपना 2 या 3 टर्म या 1 और 4 टर्म निकल जाए किसी तरह। तो आप लोगों से बात करने का मन था लगातार, ये कार्यक्रम और ये सीमाएं जो है उस पर रोक देती हैं। बड़ी अच्छी बात हो रही थी, बड़ा अच्छा दिल लग रहा था, लेकिन अभी फिर वार्निंग आ गई है, खत्म कर रहा है। तो मैं फिर आयोजित करूंगा जल्दी ही बातचीत। अब की बात कोरोना पे करेंगे हम लोग, जो उत्तर पूर्व में कोरोना हो रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है, आपने इतना समय निकाला जापान में, और वहां तो बहुत रात हो रही होगी, संतोष जगह बैठे हुए, मुझे शर्मिंदगी भी हो रही है।
यूरोप में तो जरूर इस समय भी समय है कि बात हो सके, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब आपने समय निकाला और आप सब लोग प्रोफेशनल हैं। अदनान, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।